क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम पर। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 और इसके लिए आज पार्ट 3 हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम ये देखेंगे कि करंट को जब किसी कंडक्टर में फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से डिवाइस के अंदर एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, और वह हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलता है। तो विस्तृत चर्चा होगी इसकी। वी विल डिस्कस इन डिटेल, explain each and every topic related with it. So be with us, and for the whole lecture, in the last we will also cover up the different section of that. ठीक है, कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से, और कुछ को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स इस तरीके से कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई विल शेयर यू द PDF हेयर। जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस पूरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर लेक्चर्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें, ऐसा मेरा मानना है। तो बिना किसी देरी के वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से काम आता है हमारी ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, give me a minute so I can see you the different types of things related with the heating effect. We are following the NCR prescriptions. ओके, ऑथेंटिकेटेड कंटेंट रहता है NCERT के लिए, तो हम चीज़ों को बहुत ही विस्तार से देखेंगे, ध्यान से देखें रहेगा हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक। यहाँ आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप एक एक चीज़ को हम बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से। आशा रहेगी कि आप सभी लोग बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में हम चीज़ों को देखेंगे। देखो, आज का टॉपिक है, आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट कैसे होता है, हाउ वी कैन जनरेट द हीटिंग इफेक्ट, तो अगर आप बात करो कि हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, व्हेन वी नो दैट ना कि बैटरी और जो सेल होता है वो एक सोर्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। और यही केमिकल एनर्जी, सेल क्या होता है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को, मतलब वहाँ इंटरनल जो है कहीं ना कहीं रिएक्शंस होंगी, और उन रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जलेगा, बर्न होगा, दैट मीन्स हीट करेगा, और उस हीटिंग से हमें हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मिलेगी, वो चीज़। ठीक है, तो अब आप आते हो कि सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा ऐसे में, और उसी दो टर्मिनल्स पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये अपनी एनर्जी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ये एक्सपेंड करेंगे, और इसी कारण से
क्या होगा, करंट फ्लो करेगा विद इन द सर्किट। और जब करंट फ्लो होगा तो जो जो बची हुई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो करंट फ्लो में नहीं लगती है, वो क्या करेगी, वो हीट रेज करेगी, या हम कहेंगे क्या करेगी, वो ऊर्जा उत्पन्न करेगी और ऐसी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, या कि हम कहें इट विल रेज द हीट। ठीक है, इट विल रेज द हीट। और यही हीट क्या करेगी, देखो देखो, जब पंखा बहुत देर तक आप चलाते हो, पंखे को रोटेट कराते हो, तो वहाँ पर करंट तो जनरेट होता ही है। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि जब भी आप क्या करोगे, बहुत देर तक कोई पंखा वगैरह चलाओगे, कोई मोटर वगैरह चलाओगे, क्या कर चलाओगे, मोटर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू द हाई टाइम, या हम कहें ड्यू टू द longest time period when we are flowing the current inside a conductor or inside a coil, that means fan, या किसी मोटर के बारे में बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है साथियों, वहाँ पर वो घूमती रहती है लगातार और वो गर्म हो जाती है। सो यही जो है, अब गर्म कौन करता है ये बताओ आप, गर्म करेगा रेजिस्टेंस। कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, जो आपने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था पहले, जो पढ़ा था ना रेजिस्टेंस, वही गर्म करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस रोकता है करंट को। और उस रोका राकी में क्या होगा बच्चों, उस रोकने की प्रोसेस में ये हीट जनरेट कराएगा, और यहाँ पर जो है फैन बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड वी कैन से इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, this is a configuration of resistors only connected in a battery, so the source energy continually get okay। इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर्स। अब इस हीट को कहाँ कहाँ यूज़ हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हीटर है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन है, केतली है, वाटर हीटर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिकल बल्ब है, फिलामेंट बल्ब जिसको बोला जाता है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, एंड हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट इज यूज इन अवर डेली लाइफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। क्लियर है बातें, चलिए समझते हैं। अगर यहाँ पर आप बात करो, कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हो रहा है किसी रजिस्टर में जो आर रेजिस्टेंस का है, तब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वी। ठीक है, हम ये मान ले रहे हैं कि हमने जो करंट का फ्लो कराया है वो टी समय के लिए, मतलब कुछ समय अंतराल के लिए कराया, जिसको हमने टी मान लिया है। अब वही जो टी है ना, उसमें कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा। देखो समझो मेरी बात, जो V बराबर होता है ये होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, W डिवाइडेड बाई क्यू। W डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि जो W मतलब काम करना पड़ा है, W डिवाइडेड बाई ये W बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू चार्ज। अब यही जो चार्ज है वो टी समय के लिए मतलब काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ से कि द सोर्स मस्ट सप्लाई, क्या होना चाहिए, सोर्स को सप्लाई करना चाहिए वी क्यू। ठीक है, एनर्जी कितनी करनी चाहिए, एनर्जी या वर्क डन, वी क्यू इन टाइम टी। सो द पावर कुड बी, पावर क्या हो सकता है, देखो यहाँ से पावर हो जाए कितना, पावर को हम लिख सकते हैं, पावर क्या हो जाएगा बताओ, P बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाता है बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे पावर जो है उसको देखोगे तो क्या होगा, वोल्टेज, ठीक है, V इंटू आई, V इंटू आई, आई, क्योंकि जब ये हमने एक अलग लेक्चर में हमने बताया है कि पावर के लिए हम क्या देखते हैं, पावर के लिए देखते हैं W डिवाइडेड बाई टी। ऐसे करो, देखो समझ लो, यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होता है, W डिवाइडेड बाई टी, और W क्या लिया अभी, W लिया V इंटू क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, तो V को बाहर ले लिए, Q डिवाइडेड बाई टी कर लिया।
तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा V इंटू आई, और वही तो इन्होंने लिखा है कि P बराबर होता है V इंटू आई। क्लियर है बात, समझ रहे हो? अच्छा, आते हैं कि यही जो पावर है, यही पावर प्रेसिपिटेटेड या एनर्जी प्रेसिपिटेटेड जो है, वो अगर हम देखना चाहें तो वो कितना निकलेगा, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट, ये हो जाएगा P इंटू टी, मतलब पावर गुणा समय कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ऊर्जा मिल जाती है या हमें हीट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब P क्या निकाले, P निकाले VI। ठीक है, और T तो पहले ही से चल रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका पावर का VI कर दिया और कर दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर है, H बराबर हो जाएगा VIT। क्लियर है, तो जब भी आप हीट देखोगे कि हीट कितनी डिसिपेटेड हुई, तो हीट जो है वो रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगी, और वो अमाउंट कितना होगा, H बराबर हो जाएगा VIT, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम ने ने वहां पे किया है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यही जो चीज़ है, यही जो चीज़ है बच्चों, अगर हम, अगर ये पिछला वाला जो आपने क्या किया था, जो एक्सप्रेशन लिया H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, अब VI बराबर क्या होता है बताओ जरा, VI इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, VI बराबर होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर आप अगर आप देखो कि हम क्या करें, हम ओम्स लॉ को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। आइए साथियों देखें, फिर से देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर H इज इक्वल टू VIT निकाला। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बनाई, 11.20। ठीक, अब 11.20 बनाई आपने, लेकिन पीछे जो आपने 11.5 देखा था, 11.5 कहाँ था बताओ, 11.5 था पीछे, 11.5 का मतलब यहाँ समझ लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, यहाँ मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर हम क्या करें, अगर हम अप्लाई करें 11.5 में ओम्स लॉ, ठीक है, ऐसे समझो कि H जो है हीट, हीट जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, और H होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, हम जब जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत सारा हमने मटेरियल पढ़ा है, वर्क एनर्जी और पावर के अंदर सारे फॉर्मूले हमने प्रूव करे हैं, वहाँ पर इसका हमने जिक्र किया है, आप जाइए वहाँ पे देखिए जाके। H इज इक्वल टू होता है VIT, और अगर हम ओम्स लॉ को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT आ जाता है। R क्या कैसे आएगा देखो, समझो R कैसे आएगा, देखो एक और बार मैं समझाता हूँ कि अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम क्या कर दें, इसी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम नीचे इक्वेट कर दें या हम कंबाइन कर दें, तो क्या होगा देखो, H इज प्रोपोर्शनल टू IT, आई स्क्वायर टी। ठीक है, आई स्क्वायर टी हो जाएगा, स्क्वायर है ये। ठीक है, आई स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, आई स्क्वायर टी हो जाएगा, और इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, आर आई स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है बातें? तो यही क्या है, यही बच्चों ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का हमने जो यूज किया है, और ये बन गया क्या, ये बन गया क्या बताओ, ये बन गया जूल्स लॉ। सर जूल जो थे उन्होंने ये लॉ दिया था, और उनके वजह से इसको जाना गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये हीटिंग के बारे में बताता है, तो सर जूल ने ये नियम दिया था। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द इम्प्लाइज दैट कि
हीट प्रोड्यूस होगी जब भी किसी रजिस्टर में जो आर का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस गिवन इन द करंट। ठीक है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ आई स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। तो सीधे सीधे तात्पर्य यह समझिए कि जितनी देर के लिए आप करंट को बढ़ाओगे, कि जितनी देर के लिए करंट को आप बढ़ाते जाओगे, वैसे ही आपकी हीट बढ़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रेस है, वो प्रेस आपने इलेक्ट्रिकल आयरन को आपने क्या किया, बहुत समय के लिए सर्किट में लगा कर रख छोड़ दिया, तो वह धीरे 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 गर्म होती जाएगी और उसकी जो हीटिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। तो आयरन और हॉट होगा, हीटिंग एलिमेंट और ज़्यादा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा। दैट मीन्स आपने जब टाइम बढ़ाया तो हीट भी बढ़ गई। ठीक है, और ये आई स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, मतलब करंट को अगर हम 4 गुना कर दें तो हीट 2 गुनी हो जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है बातें? तो यहाँ से आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आया? क्लियर हैं चीज़ें? ठीक, आइए आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है और वो इलेक्ट्रिकल आयरन की जो रेट है, मतलब पावर है, वो 840 वाट है। ठीक है, इसकी हीटिंग मैक्सिमम हो जाती है 360 वाट। ठीक है, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, तो पावर बढ़ जाता है, पावर मतलब हो जाता है 360। ठीक है, तो हीटिंग इज मिनिमम जब होती है तब क्या करोगे बताओ? तो जब वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दिया जाए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल आयरन को आपने 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट किया और उसकी जो पावर है वो 840 वोल्ट हो गई जब मैक्सिमम थी। ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम थी, और जब जब हीटिंग मिनिमम थी तो उसकी पावर घट गई, कितनी रह गई, 360 वाट रह गई। ठीक है, वाट आर द करंट, करंट की मैग्नीट्यूड बताओ और रेजिस्टेंस की बताओ, ईच केस में दोनों बताने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ये देखो, पावर 1 गिवन है, पावर 2 गिवन है। ठीक, और वोल्टेज गिवन है, तो क्या करना है आपको, करंट निकालनी चाहिए, है ना? करंट निकालिए पहले केस में, तो क्या करेंगे, P बराबर हो जाएगा VI, इस वाले फॉर्मूले को यूटिलाइज करोगे दोस्तों। पावर 1 दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है, I निकालोगे, तो I निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर P डिवाइडेड बाई V। ठीक, तो पहले केस में आप निकालोगे मैक्सिमम रेट के लिए I बराबर 840 डिवाइडेड बाई 220, तो ये हो जाएगा 3.82 एम्पियर। क्लियर? सो अब निकालो क्या, अब निकालो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वोल्टेज पता है, करंट पता है, आप रेजिस्टेंस निकालो, ओम्स लॉ लगाओ, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो करंट निकाला अभी अभी वो। ठीक, उससे आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 57.60 ओम। क्लियर? अब दूसरे के लिए क्या निकालोगे, करंट निकालोगे, ऐसे ही सिमिलरली जैसे पहले के लिए निकाला। I बराबर P2 डिवाइडेड बाई V, P2 हो जाएगा 360 डिवाइड बाई करेंगे 220 वोल्ट, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आप करोगे तो 1.64 एम्पियर आएगा। ठीक, रेजिस्टेंस निकालोगे सिमिलरली, R बराबर V डिवाइडेड बाई I, तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो करंट आई अभी अभी 1.64, उसको रखोगे तो क्या आएगा, 3134.15 ओम। क्लियर है बातें? आपने आर निकाला, आपने आई निकाला, दोनों बातें समझ आई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 100 जूल का हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब 4 ओम का कोई रजिस्टर लगाया गया, तो आपको निकालना है वोल्टेज, बताइए कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे बताओ जरा? इसके लिए हमें पहले, सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे पास जो दिया गया है वो H दिया गया है 100 जूल। ठीक है, 100 जूल दिया गया, इसके अलावा
हमें आर की वैल्यू गिवन है 4 ओम, 4 ओम। ठीक, आप क्या करो, वी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर पता है। अच्छा, एक और बात यहाँ दिया गया है इन्होंने, ईच सेकेंड, तो सेकेंड के लिए टी दिया गया, 1 सेकेंड। क्लियर है बात, समझ रहे हो, यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे जब करंट निकालोगे दोस्तों, तो करंट क्या होगा बताओ। करंट हो जाएगा आपको, देखो करंट क्या होगा बताओ। करंट दोस्तों हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स ओम, जो हीटिंग लॉ लगाकर, हीटिंग जो जूल्स लॉ है वो लगाकर इसके लिए आई निकालोगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच, ठीक, डिवाइडेड बाई आर टी। तो 100 जूल, एच की वैल्यू 100 जूल है, और जो आर की वैल्यू है वो 4 है, और टी की वैल्यू तो 1 सेकेंड है। दोनों को जब आप सभी वैल्यूज को रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बोलो, ये जाएगा 25 टाइम्स। और अंडर रूट में 25 को क्या लिख सकते हो, 5 एम्पियर। तो करंट की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 5 एम्पियर। अब दूसरे केस में हमें क्या दिखाना था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूछ रहा था। तो V बराबर आई आर, दैट मीन्स ओम्स लॉ लगाकर आप क्या निकालोगे, यहाँ पर वोल्टेज निकालोगे। जो 5 एम्पियर करंट आई, ठीक है, और 4 ओम जो है वो आपका रजिस्टर आया, इसमें दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 20 वोल्ट का जो आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ऐसे करके आप दोनों एक्सेप्ट को, दोनों दोनों पक्षों को आप देख सकते हो। तो V है आपने निकाल लिया, I है आपने निकाल लिया यूजिंग ओम्स लॉ, और कहीं ना कहीं आपने जो हीटिंग लॉ लगाया उससे निकला है। क्लियर है, ये घर के लिए मैं आपको देता हूँ, आप इसको पढ़िए जाके, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए कुछ और चीज़ें हम देखेंगे, कुछ और बातें हम समझेंगे कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेली लाइफ में कैसे यूज़ करता है। सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस माने पहला एप्लीकेशन क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड बी यूजफुल इन फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब, जो बल्ब है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, हीटिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल आयरन्स, जो आयरन है वो, ठीक। आज हम इसके ऊपर चर्चा नहीं, डिटेल में नहीं करेंगे, फिर कभी इसके अगले लेक्चर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं बता देता हूँ अभी कि क्या क्या डिवाइसेस इसके ऊपर वर्क करते हैं। पहला है फिलामेंट बल्ब, दूसरा है आयरन, तीसरा क्या रहेगा बच्चों, तीसरा रहेगा बच्चों केतली, कैटल, ठीक है। इसके अलावा फ्यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होंगे वो फिफ्थ होंगे। क्या फिफ्थ हो जाएगा आपका, क्या फ्यूज़ के अलावा और क्या होगा बताओ, केटली हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, हीटर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हीटर्स हो जाएंगे बच्चों, HETER, हीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे समझो कि इलेक्ट्रिकल जो बल्ब्स हैं ये, इसके अलावा हीटिंग एलिमेंट जो है नाइक्रोम है वो, बल्ब टंगस्टन वगैरह ये सब आएगा, ठीक है। फ्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो, ठीक। इसके अलावा हम बात करें अगर जो भी जितने भी टाइप्स ऑफ हीटर हैं, चाहे वाटर हीटर हो, ठीक है, चाहे रूम हीटर हो, क्लियर, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हीटर हो, कोई भी हीटर हो, वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करोगे। क्लियर बात, समझ रहे हो। फ्यूज़ के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, स्पेशली हम नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं इन द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिवाइसेस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने घरों में, गीज़र है, ठीक है, गीज़र भी हो सकता है, गीज़र है, एक बच्चे ने अच्छा बताया गीज़र होता है, गीज़र के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर सभी चीज़ों में देखो, इलेक्ट्रिकल आयरन लॉन्ड्री, जो आयरन है वो, टोस्टर हैं वो, ओवन, केतली, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इन सभी में जितने भी डिवाइसेस हैं जो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर, तो इन्हीं सभी केसेस के अंदर हम इलेक्ट्रिकल जो हीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों हीटिंग इफेक्ट जो है वो और कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं, डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें और चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इसके लिए हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। वर्क, एनर्जी और पावर के जो 3 सीरीज हमने बनाई थी, 3 चैप्टर्स बनाए थे 1-1 घंटे के, उसके अंदर इसके डेरिवेशंस हैं। एक बार आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, देखिएगा जाके। उस सेक्शन में हमने, उस वाले लेक्चर में इसको बहुत ही डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल के अंदर हमने सारी न्यूमेरिकल्स किस तरीके से डिराइव करते हैं, एनर्जी के कंसेप्ट हमने लिए हैं, पावर के कंसेप्ट हमने लिए हैं, वर्क डन के कंसेप्ट लिए हैं, और सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तृत तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है आप लोगों को। तब तक आइए कुछ और चीज़ों देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस वाले क्वेश्चन को लगा पाएँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में मैंने दिया है। कोई एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जो 400 वोल्ट पर, 400 वाट पर इसका पावर कंजम्पशन है। अगर हम एक दिन में इसको 8 घंटे के लिए चलाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग इट फॉर 30 डेज एट। अच्छा, यूनिट का इन्होंने बताया कि 1 किलोवाट में, पर किलोवाट जो यूनिट का रेट है वो 3 रुपये है। तो 30 दिन के लिए जब हम 8 घंटे के लिए फ्रिज चलाएंगे तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितनी कॉस्ट हमें अदा करनी होगी। इसको मैं कल कराऊंगा, और तब तक आप इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूं ही हम चलते हैं धीमे धीमे स्टेप्स अपने लक्ष्य की ओर, क्लियर करेंगे सभी साथी, डिस्कशन करेंगे सभी मुद्दों पर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव, अपनी राय और अपना जो भी प्यार भरा चीज़ें हैं, जो अगर आप सेशन को लाइक करते हैं, आपको समझ आती हैं चीज़ें, तो आप एक मोटिवेशनल, एक कहीं ना कहीं अपना थॉट दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। इससे हमें और हमारी टीम को मदद मिलेगी आपको और अच्छा पढ़ाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।